आप सभी का इनके शो क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर है, जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित हम लोग ऑनलाइनर देखेंगे। और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग 2-3 लेक्चर जो महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ क्वेश्चन करंट से आते हैं और कुछ क्वेश्चन बेसिक से आते हैं। तो बेसिक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे, और उसके बाद करंट आपको जब भी एग्जाम हो तो उसे पिछले 6 महीने का करंट आपको देख लेना है किसी भी पत्रिका के माध्यम से। तो जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ये पहला लेक्चर है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से संबंधित हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट कह रहा है कि जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे कॉमर्स हो, और अदर कंपटीशन एग्जाम में चाहे वो एसएससी हो आर हो, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था की जो छोटी इकाइयां हैं, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों के जो अध्ययन है उसको अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत रखा गया है। तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ किया, और आरंभ करने का जो श्रेय है वो जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है, इन्होंने ही आरंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं कृषि की प्रधानता, दूसरा है प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, और तीसरा है बढ़ती बेरोजगारी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है और पब्लिक सेक्टर होता है, ये दोनों मिल करके कार्य करते हैं। और जब मिल करके कोई उद्यम जो है करते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है वो जॉन मेनार्ड कीन्स की संकल्पना एवं विचारों पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था जो है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो बंद अर्थव्यवस्था जो है आयात एवं निर्यात गतिविधियां ना होना, अर्थात जब आयात बंद हो जाता है, निर्यात बंद हो जाता है, ना ही कुछ आयात किया जाता है और ना ही कुछ निर्यात किया जाता है, तो ऐसी गतिविधि को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक अर्थात सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है जो है तृतीय क्षेत्रक। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें क्या होता है, उसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। द्वितीय क्षेत्रक में औद्योगिक जो इंडस्ट्री उद्योग वगैरह होते हैं वो द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं, और तृतीय क्षेत्रक में सर्विस सेक्टर को समाहित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं, जैसे आपका हो गया कृषि का कार्य,
वानिकी का कार्य, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। जो दूसरा है इंडस्ट्री क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत, तो औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत, गैस, जल पूर्ति, ये सारे जो चीजें हैं ये औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री क्षेत्र में के अंतर्गत आती हैं द्वितीय क्षेत्रक में। और तीसरा है जो सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जैसे परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण और सामुदायिक सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, अर्थात सर्विस सेक्टर के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कई बार बने हैं कि प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन चीज शामिल है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। आगे हम लोग देखते हैं कि कह रहा कि संयुक्त क्षेत्र, जो ज्वाइंट सेक्टर है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किस क्षेत्र के संबंध को दर्शाती है, तो ये निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिल करके कोई कार्य करते हैं तो ऐसे क्षेत्र को जो है संयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो इसे कहेंगे संयुक्त यानी ज्वाइंट सेक्टर। दूसरा है अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय। जो अर्थव्यवस्था है उसमें उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है, अर्थात जो इकोनॉमिक में उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं उनको पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में प्रथम नोबेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये दिया गया था 1969 को। पहला नोबेल अर्थशास्त्र में दिया गया था 1969 में दिया गया था। और नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं वह कौन है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जो पहले व्यक्ति हैं वो दोस्तों हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन है पहला नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी ये भी भारतीय मूल के हैं, जो कि दूसरे व्यक्ति हैं। इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था, जिन्हें ये पुरस्कार 2019 में दिया गया। और इनकी पत्नी जो थी एस्थर डुप्लो, तो एस्थर डुप्ले तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु ये दिया गया था। तो पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया गया था, तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोग करने के दृष्टिकोण से इन्हें ये नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है उच्च हो या निर्धारित जो भी एक सीमा क्राइटेरिया किया गया है उससे ऊपर हो, तो ये कहाँ होता है, विकसित अर्थव्यवस्था में होता है। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप के सिद्धांत। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है न्यास के सिद्धांत। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं, फादर हैं, वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि इन्हीं के समय में उदारीकरण हुआ था 1991 में, और ये उस समय जो है वित्त मंत्री थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक जो परिवर्तन है,
यदि मात्रात्मक परिवर्तन होता है तो आर्थिक समृद्धि कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले यानी मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में जो वृद्धि है वो क्या दर्शाती है, तो वो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा वो है आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, अर्थात आर्थिक जो समृद्धि है उसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे जो उपयुक्त मापदंड है वह किसे माना गया है, तो आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड माना गया है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर, सबसे ज्यादा समृद्धि दर प्राप्त की थी, तो ये वर्ष 2006-07 में प्राप्त की थी और कितना प्राप्त की थी 9.6%, सबसे ज्यादा अब तक के रिकॉर्ड में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में बचत यानी जो सेविंग है और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना, पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा 1976 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, कब, वर्ष 1976 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम का जो सिद्धांत है या दृष्टिकोण का प्रतिपादन विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1970 में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास का मापन है जो क्रय शक्ति क्षमता विधि है पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो ट्रिपल पी है या पीपीपी जो मॉडल दिया था वो GR कैसल के द्वारा दिया गया था, GR कैसल। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो पॉइंट कह रहा है कि किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की आर्थिक आय एक वित्तीय वर्ष जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय अर्थात जो नेशनल इनकम होती है वो एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है में उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसके बराबर होता है। राष्ट्रीय आय यदि निकालना तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या जोड़ते हैं, घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आपकी निकल आएगी। नेक्स्ट है कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके टीजीटी पीजीटी में, इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया है और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। कह रहा है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता जो है वो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 1949 में जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर में जो मंदी आ रही है उसका मुख्य कारण है उच्च पूंजी अनुपात यानी उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात एवं जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। नेक्स्ट है कि भारत में
भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत यानी सेविंग सर्वाधिक योगदान करता है? तो ये करता है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र से सबसे ज्यादा सेविंग होती है, बचत होती है। और नेक्स्ट है भारत की जो घरेलू बचत, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भारत की घरेलू बचत में जो सर्वाधिक हिस्सा है वो भौतिक परिसंपत्तियों का है, यानी फिजिकल एसेट्स का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो है आपका बिहार। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है, अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई थी। कब? 1867-68 में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में वर्तमान में जो है औसत प्रति व्यक्ति आय गोवा की सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय समंकों का जो आकलन है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, अर्थात CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था के को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है CSO और NSSO को दोनों को कंबाइंड करके निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये है संबंधित है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y से क्या तात्पर्य है? Y इक्वल होता है C+I+G+X-M, मतलब सकल घरेलू उत्पाद GDP बराबर होता है उपभोग C प्लस सकल निवेश I प्लस सरकारी व्यय G और प्लस निर्यात में से आयात को माइनस कर देंगे। जैसे जहाँ C कंजप्शन है, I ग्रास इन्वेस्टमेंट है और G गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और X जो है आपका एक्सपोर्ट और M इंपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वो है भारत। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉमिनल GDP, नेशनल GDP, नॉमिनल GDP। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सर्विस सेक्टर से, अर्थात सेवा क्षेत्र से। भारत में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत की जो राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लगभग 46% भाग जो है योगदान है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ये क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन। और नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1950 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन की स्थापना जो हुई थी ये 1950 में हुई थी। और आखिरी पॉइंट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो ये की गई थी श्री रंगराजन समिति, श्री रंगराजन समिति की
जो है अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिक कमीशन की जो स्थापना है वो सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। तो दोस्तों भी जो छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो है ही है, साथ साथ आपके चाहे वो यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, का दिन शुभ।